अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई और नाव में सवार हो गई। हाँफते हुए उसने मेरी ओर देखा और कहा, माँ जी, जल्दी नाव खोलो, कुछ बूढ़े लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। बिना कुछ पूछे मैंने नाव धकेली और चप्पू हाथ में थाम लिया। लड़की का रंग सांवला था। गनीमत थी कि शाम अभी रात में नहीं बदली थी। मुझे चारों तरफ बस बूढ़े लोगों के किस्से ही सुनाई देते हैं। जब मैं छोटा था, मेरे चाचा सिर्फ अच्छे लोगों की कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ कि फलाना गांव में वह आदमी कितना नेक था। ऐसा लगता है कि अच्छे लोग अब सिर्फ कहानियों में ही रह गए हैं। लड़की के चेहरे पर अब भी डर के निशान थे। पता नहीं उसे कहाँ जाना था। मैंने जानना चाहा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नाव किस दिशा में ले जानी चाहिए? तब तक लड़की ने मेरी ओर देखा। सूरज की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। उसने कहा, मुझे बांसखाली ले चलो। यह सुनकर मैंने चप्पू रोका और कहा, मेरी नाव में इंजन नहीं है। इंजन वाली नाव से करीब 3 घंटे लगेंगे और चप्पू से तो 1 दिन और 1 रात लग जाएगा। लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ले चलिए। ये रही मेरी कान की बाली, ये आप रख लीजिए, मुझे ले चलिए। लड़की अपने हाथों से बाली उतारने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अभी इसे खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम रात के अंधेरे में किनारा कैसे देखोगी? लड़की ने आसमान की ओर देखा और कहा, चांदनी खिली है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस मुसीबत में मुंह मोड़ लेंगे तो मुझे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। मैं सचमुच एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, कहानी की किसी पात्र जैसा नेक इंसान। रात में नदी कितनी शांत है, जैसे सो रही हो। सैकड़ों नाव इनके ऊपर से गुजर रही है, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चप्पू चलाते हुए मैं आगे देखता हूँ तो चांद का एक टुकड़ा नजर आता है, माया से भरा, चांदनी से नहाया हुआ, मानो आसमान का चांद उतरकर मेरी नाव में बैठ गया हो। पर ये चांद हंसता नहीं है, वो अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछता है। मैंने उसे सहज करने के लिए पूछा कि करीमपुर में कौन रहता है और तुम बांसखाली किसके पास जा रही हो? लड़की ने ऊपर देखा, कहा, तकदीर उसे खींच लाई थी और तकदीर ही उसे वापस ले जा रही है। जहाँ वो जा रही है वहाँ वो रह पाएगी या नहीं, ये तो सिर्फ किस्मत ही जानती है। मैंने जानना चाहा, तुम यहाँ रह क्यों नहीं सकती? जवाब में उसने कहा, उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया है, पता नहीं वे उसे पनाह देंगे या नहीं। मेरे हाथ में चप्पू की हरकत कुछ देर के लिए थम गई। मैंने कहा, रास्ता बहुत लंबा है, बातें करने से समय कट जाएगा। बताओ, उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा? लड़की का दर्द देखकर मुझे दुख हुआ। मन किया कि उसका सिर मेरी गोद में हो और मैं नाव चलाते हुए उसकी बातें सुनूं। लड़की ने कहानी सुनानी शुरू करी। मैं नूरी हूँ, हम एक भाई और 2 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। छोटी होने के कारण सब मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला ही चोट पहुँचाए तो वो बहुत गहरा घाव देता है। मैंने सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, उन्हें जख्मी किया है। नूरी रोने लगी। वह मुझसे 3-4 हाथ की दूरी पर बैठी थी। मैं उसके आंसू पोंछना चाहता था और उसे दिलासा देने के लिए गले लगाने चाहता था, पर ऐसा करने से मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाऊंगा। अच्छे लोग कभी किसी लड़की को गले नहीं लगाते। मैंने कहा, बस करो, कहानी रहने दो, इसे आगे मत बढ़ाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम रो। लड़की ने रोना बंद किया और फिर से बोलने लगी। इलाके में मेरा नाम नटखट लड़की था। पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, पूरे गांव में आवारागर्दी करना मेरी पहचान थी। पर एक लड़के ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी चंचलता, मेरी शरारत, सब कुछ। उसने मेरा मन लिया और उसे अपना बना लिया। वह हमारे इलाके की एक भाभी का छोटा भाई था। वह अक्सर हमारे गांव आता था। उसका नाम स्वपन है। उसने ही पहली बार मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी इसी कसूर की गुनहगार थी। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। कुछ ही दिनों में मेरे माता पिता को पता चल गया। जब लोग प्यार में पड़ते हैं तो वे बागी हो जाते हैं, थोड़ा कड़ा व्यवहार करते हैं और विद्रोही बन जाते हैं। मैं सपन के लिए अपने माता पिता से बहस करती थी। माता पिता वे मुझे करीब रखना चाहते थे। इतनी दूर की बात सुनकर उन्होंने सपन को भूलने को कहा, पर मैं कैसे भूलती। तब तक मैं भी अपने प्यार को पाने के लिए हिंसक हो गई थी। अचानक उसने कहा, माँ जी, देखिए नाव किस तरफ जा रही है। नूरी की कहानी सुनते सुनते मैं चप्पू चलाना भूल गया था। नाव पीछे की ओर जा रही थी। नाव को फिर से मोड़कर मैंने चप्पू चलाना शुरू किया। नज़र और ध्यान
नूरी की ओर था। मेरे माता पिता ने मुझे डांटा, पीटा, जिससे मैं और भी विद्रोही हो गई। स्वपन की बड़ी बहन ने भी स्वपन को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, ये मेरा ससुराल है, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार में समस्या होगी, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, घर जाओ। उसकी दीदी उसको अपने घर पे नहीं रहने दे रही थी, तो स्वपन को वापस जाना पड़ा। पर मैं ये स्वीकार नहीं कर पाई कि स्वपन जा रहा है। मुझे लगा वो मेरे लिए जा रहा है। अगर वो चला गया तो मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और कर देंगे। इसलिए एक बेशर्म की तरह मैंने पहले अपने माता पिता से कह दिया कि मेरी शादी स्वपन से कर दो। पिताजी नहीं सुने। मैंने कहा, अगर आप मुझे स्वपन को नहीं देंगे तो मैं खुद स्वपन के साथ चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता उस समय मेरे दिमाग में क्या शैतान सवार था। मेरे पिता ने जब ये सुना तो मुझे घर में कैद कर दिया। मैंने बिस्तर के नीचे से एक चाकू निकाला और डर दिखाया, अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं। पिता तब बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने भी मुझे त्याग दिया। मैं भी माता पिता के प्यार को भूल गई और एक पल के प्यार के लिए स्वपन का हाथ थाम कर चली आई। मैं अपने माता पिता को दिए गए दुख पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नूरी का रोना थम ही नहीं रहा था। वो अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही थी। अब मैं उसके करीब गया। पास बैठकर मैंने नूरी को दिलासा देने के लिए उसके सिर को सहलाया। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वह आंसू बहा रही थी, अपना सिर अपने हाथों पर टिकाए हुए। मैंने उसके आंसू पोंछ दिए। लोग अपने और पढ़ाई को सिर्फ रोते समय ही पहचानते हैं, तब उसे जो भी मिलता है वो उसका सबसे करीब बन जाता है। ओ माँ जी, तुम्हारा नाम क्या है? ओ माँ जी, अपना नाम तो बताओ। किसी ने आज तक मेरा नाम नहीं पूछा। लोग कहते हैं अमुक की नाव, तमुक की नाव। मेरा नाम सोनाई है। इस नाम से कोई नहीं बुलाता। क्या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाते? मैंने अपने घुटने ज़मीन पर टेक दिए और कहा, मेरा कोई नहीं है नूरी। मेरी गोद में सिर्फ ये नाव है। मेरी बात छोड़ो, अपनी कहो। नूरी ने आगे बताया, स्वपन बहुत भयानक था। तब उसने कहा कि शादी करके 2 दिन बाद घर जाकर रहने लगेंगे तो माता पिता मान जाएंगे। अभी एक दोस्त के पास रहेंगे। मैंने अपने घर की बातें याद करके एक लंबी आह भरी। माता पिता को छोड़ दिया। मैं हमेशा के लिए एक अनजान सफ़र पर निकल पड़ी। दोपहर में हम उसके दोस्त के घर पहुँचे। दोस्त घर पर अकेला रहता था। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के माता पिता कहाँ हैं। हमने दोपहर में होटल में खाना खाया। उसके दोस्त ने मेरे और स्वपन के लिए कमरे का इंतज़ाम किया। स्वपन मुझे उस कमरे में ले जा रहा था। मुझे थोड़ा डर लगा। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्वपन से कहा, चलो पहले शादी कर लेते हैं, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। उसने मुझे चौंका दिया और कहा, शादी 2-3 दिन बाद देखी जाएगी, अब घर चलो। लोग देखेंगे तो बहुत सी बातें कहेंगे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि स्वपन ऐसी बातें कह सकता है जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ाई। वह 2-3 दिन बाद शादी क्यों करेगा? और हम बिना शादी के एक घर में क्यों रहेंगे? और अगर उसने 2-3 दिन बाद शादी नहीं की तो? मैंने कहा, नहीं स्वपन, मेरा हाथ छोड़ो, पहले शादी करो। स्वपन ने मुझे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, तुमने ये क्या लीला शुरू कर दी है? मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद शादी करूँगा, घर आओ, मैं कह रहा हूँ। वह स्वपन मेरा प्यारा स्वपन नहीं था, ये कोई और था, किसी दूसरी दुनिया का। वह मुझे घर के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने स्वपन के हाथ पर काट लिया और भाग गई। उसने पीछा भी किया। कुछ देर दौड़ने के बाद उसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। रास्ते में मैंने लोगों से मदद मांगी, चिल्लाई और मुझे बचाने के लिए कहा। इस देश में चाहे कुछ भी हो, अगर लड़कियां सड़क पर खड़ी होकर चिल्लाती हैं तो लोगों की कमी नहीं होती। लोगों ने स्वपन को रोका और पूछा कि वह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। कोई उसे थप्पड़ मार रहा था। मैंने कहा, भाइयों, जब तक मैं नाव पर ना चढ़ जाऊं तब तक इस आदमी को मत छोड़ना। मैं दौड़कर आपकी नाव पर चढ़ गई। तब से मैं आपके साथ बह रही हूँ। इतना कहते हुए नूरी रोई नहीं, लेकिन अब वह काफ़ी शांत और सामान्य दिख रही थी, लगभग उतने ही खुश जितनी एक युद्ध जीतने के बाद होती है। पर अभी कुछ देर पहले ही उसका रोना रुक नहीं रहा था। दुनिया के लोग कितने अजीब हैं। मैंने नूरी से पूछा, क्या तुम अपने माता पिता के पास जाओगी? नूरी ने कहा, मैं अपने पिता को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने उनके मन को चोट पहुँचाई है। वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। मुझे अब कोई पता नहीं मालूम। अगर मैं कर सकती तो हमेशा इस नाव पर तैरती रहती। ये नदी की नाव किनारों के लोगों से कहीं बेहतर है। मैंने कहा,
नदी के बीच में तुम्हारे पास एक आदमी बैठा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पहले डर लगता था, जब आपने मेरे आंसू पोंछे तो अब कोई डर नहीं है। वह जो आंसू पोंछता है वह आसानी से आंखों में आंसू नहीं आने देता। आपने मेरा विश्वास जीत लिया है। मैंने हिम्मत जुटाकर नूरी से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास सिर्फ एक घर है, घर में मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे माता पिता को मैं नहीं जानता। चाचा ने मुझे नदी में पाया था। नदी में पीतल के घड़े के अंदर एक छोटा बच्चा रो रहा था। चाचा ने मुझे नदी से उठाया और इंसान बनाया। चाचा ने ही मुझे नाव चलाना सिखाया। मेरा कोई नहीं है तो कोई अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहता। चाचा ने मुझे 9वीं कक्षा तक पढ़ाया। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने कलम की जगह एक चप्पू हाथ में थाम लिया। मैं माजी बन गया। अब बताओ, मुझसे शादी कौन करेगा? नूरी चुपचाप नदी की ओर देख रही थी, मानो खामोशी की कोई भाषा नहीं होती। नूरी ने अचानक कहा, सोनाई, वापस चलो। मैं नूरी की बात बिल्कुल नहीं समझ सका। क्या वह फिर से स्वपन के पास जाना चाहती है? मैंने जानना चाहा, क्या इतनी दूर आने के बाद फिर वापस जाना चाहती हो? नूरी ने कहा, सोनाई, तुम नाव चलाते हो, तुम्हारा भी एक घर है। उस घर में तुम्हें भी एक इंसान की ज़रूरत है। तुम 2 वक्त की सूखी रोटी खाते हो और वो सूखी रोटी बनाने के लिए तुम्हें एक इंसान की ज़रूरत होगी। क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैं सूखी रोटी खा के रह सकती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने नाव मोड़ ली। मैं 2 दिनों से अपने घर नहीं गया था। अब जाते जाते सुबह हो जाएगी। मुझे कुछ किराने का सामान खरीद कर ले जाना होगा। मैंने इस जीवन में किसी लड़की के हाथ का बना खाना नहीं खाया है। मुझे एक इंसान की ज़रूरत है, खाना बनाने के लिए नहीं। कोई मेरी गोद में लेटकर कहानियाँ सुनाएगा, कोई मेरा सिर सहलाएगा। अगर इसकी वजह से मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो भी कोई दुख नहीं है। मैं कहानी के जैसा एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। मैं चांदनी के साथ एक नई कहानी देख सकता हूँ। मुझे अब अपनी कहानी सजानी है। माजी के जीवन की कहानी को फिर से सजाना बहुत ज़रूरी है। नाव सोनाई के बसेरे और मछुआरे के घर की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म की है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।